वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। पिछली वीडियो में हमने बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में, इसके पृष्ठभूमि, इसके कारण, इसके उद्देश्य, विस्तार और इसके प्रभाव के बारे में। पूरे होलिस्टिक अप्रोच में हम इसे डिस्कस करेंगे और मेरा मानना है कि अगर आप इसे कवर करते हैं तो आपको किसी और चीज़ से संथाल विद्रोह को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संथाल विद्रोह को संथाल हूल भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण तथा जमींदारी शोषण के विरुद्ध ये प्रथम सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया थी। इसके पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो छिटपुट तरीके से हुए थे, बहुत संगठित और सशक्त नहीं थे, लेकिन जो संथाल विद्रोह था वो ऐसा प्रथम विद्रोह था जो बहुत ही सशक्त था और बहुत ही तीव्र था। और इसकी तीव्रता का स्तर अन्य जो भी पिछले विद्रोह हुए थे जनजातीय, उनसे काफ़ी अधिक थी। इसी वजह से इसकी तुलना समकालीन चीन के ताइपिंग विद्रोह से भी की जाती है। एक प्रसिद्ध विद्वान थे जर्मनी के कार्ल मार्क्स, उन्होंने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी इस विद्रोह की चर्चा की है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह विद्रोह कितना महत्वपूर्ण और कितना सशक्त रहा होगा। इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विद्रोह का एक कारण नहीं होता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और तत्कालिक कारण। इन सारे कारणों को हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक कारण, जो कि किसी भी विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जनजातीय लोग प्रारंभिक समय से ही स्वायत्त रूप से अपने जंगलों में रहते थे और उनके जीवन में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप का अभाव रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए, उन्होंने उनकी जल, जंगल, जमीन संबंधी जो पारंपरिक अधिकार थे उनका हनन करना प्रारंभ कर दिया और उसमें हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1765 में दीवानी बंदोबस्त लागू होने के बाद दामिने को, जो कि संथाल क्षेत्र माना जाता था, वहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया और 1793 में जमींदारी बंदोबस्त भी लागू हुआ। और इस वजह से इन क्षेत्रों में जो बाहरी साहूकार थे, महाजन थे, जमींदार थे, उनका प्रवेश बढ़ा और इस प्रवेश के साथ साथ उनके द्वारा जनजातियों का, संथालों का शोषण भी प्रारंभ हो गया। लगान की दर काफ़ी ऊंची थी और लगान वसूल करने की जो नीति थी वो काफ़ी दमनकारी थी, शोषणपूर्ण थी। लगान चुकाने हेतु तो महाजनों से ऋण लेना पड़ा, क्योंकि लगान की दर काफ़ी ऊंची थी और वो स्वाभाविक रूप से उसे चुका पाने में सक्षम नहीं थे। और इसी वजह से वे ऋण जाल में फंसते गए और धीरे धीरे उन्हें उनके ज़मीन से भी बेदखल किया जाने लगा और उन्हें बथुआ मजदूर के रूप में भी प्रयुक्त किया जाने लगा। उनकी जो पारंपरिक झूम कृषि होती थी उस पर भी रोक लगा दी गई और वन कानूनों द्वारा उन्हें वन संसाधनों के संग्रहण पर भी रोक लगा दिया गया। उनकी सामूहिक कृषि व्यवस्था होती थी, उसकी जगह पे जमींदारी व्यवस्था लागू होने की वजह से व्यक्तिगत स्वामित्व लागू कर दिया गया। इसके अलावा अगर वो इन सारी चीज़ों की शिकायत कहीं करने जाए तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली काफ़ी भ्रष्ट थी और खर्चीली थी। वो उन जनजातियों का पक्ष लेने के बजाय ब्रिटिश शासकों का ही पक्ष लेती थी। इसके अतिरिक्त उन संथालों से बेगारी भी करवाया जाता था और इन सारे कारणों से उनके अंदर काफ़ी समय से असंतोष पनप रहा था। नेक्स्ट है सामाजिक राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण में जो सबसे पहला था कि संथालों की जो पारंपरिक माझी प्रणाली थी, परहा पंचायत प्रणाली थी, जो कि ग्रामीण स्तर पर सामूहिक निर्णयन की व्यवस्था थी, इसे भी ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया और इन व्यवस्थाओं में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। इसके अलावा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इस वजह से भी संथालों के मन में रोष उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनजातीय समूह होते हैं वो अपने धार्मिक और सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। वो उनमें किसी भी तरह का बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति मिली, उन्होंने अपना ईजी टारगेट जनजातीय क्षेत्रों को बनाया और वहाँ पे धर्मांतरण प्रारंभ कर दिया। और जो जनजातियों की, संथालों की पाहुन पुरोहित व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे ईसाई धर्म को लागू करने का पूर्ण प्रयास किया जाने लगा। इस वजह से उनके अंदर का जो रोष था वो काफ़ी तीव्र हो गया।
परंतु फिर भी विद्रोह प्रारंभ नहीं हो सका, लेकिन एक पृष्ठभूमि तो तैयार हो ही गई थी, जिसे एक घटना ने चिंगारी लगाने का काम किया, जिसे हम समझते हैं तत्कालिक कारण के रूप में। उस समय भागलपुर और वर्धमान के बीच में रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें संथालों से बेगारी करवाई गई। उन्हें बिना मजदूरी के बहुत लंबे समय तक काम करवाया गया और बहुत ही खराब परिस्थितियों में, और इस वजह से भी उनके अंदर रोष काफ़ी बढ़ गया। उसके अतिरिक्त 1855 में एक मामूली सी चोरी के आरोप में संथालों पर अत्याचार किया जाने लगा वहाँ पे स्थानीय दरोगा के द्वारा, जिसकी वजह से संथालों की उत्तेजित भीड़ ने स्थानीय दरोगा की हत्या कर दी। और इसी कारण से विद्रोह, जो कि इतने समय से रोष उत्पन्न हुआ था विभिन्न कारणों से संथालों के मन में, वो उसने विद्रोह का रूप धारण कर लिया और संथालों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम समझते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ और उसका विस्तार कैसे हुआ। 30 जून 1855 को 400 गांवों के लगभग 6000 संथाल विद्रोही भगनीडीह में एकत्रित हुए और उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी, जो कि यह संख्या 6000 से बढ़ के कालांतर में 50,000 तक पहुंच गई। हम समझ सकते हैं कि ये कितना व्यापक स्तर पे रहा होगा विद्रोह। इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया, जो कि सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। उनकी 2 बहनों ने भी उनका साथ दिया था। ये इस आंदोलन की विशेषता है, इस विद्रोह की विशेषता है। फूलो और झानो महिलाओं की भी इसमें भागीदारी रही, जो कि सिद्धू कानू की बहन थी। इसके क्षेत्र को हम देखते हैं तो तत्कालिक बिहार, जिसमें झारखंड भी शामिल था, और ये जो पार्ट था पूर्वी हिस्सा, जिसे दामिनी को या संथाल क्षेत्र के बारे नाम से जाना जाता था, जिसमें कि भागलपुर हो गया, सिंहभूम हो गया, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में ये विद्रोह मुख्य रूप से फैला हुआ था। सिद्धू कानू क्योंकि जनजातीय लोग अपने धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को लेकर संवेदनशील थे, तो इस विद्रोह को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने धार्मिक तत्वों का सहारा लिया और स्वयं को संथाल देवता ठाकुर बोंगा या सिंह बोंगा का दूत बताया और संथालों से कहा कि ब्रिटिश के विरुद्ध यह विद्रोह उनके संथाल देवता की इच्छा है और दामिनी कुओं में स्वराज की स्थापना करना ही उनका मकसद है। इस विद्रोह की प्रकृति की अगर बात करें तो यह क्योंकि जनजातीय विद्रोह नॉर्मली हिंसक प्रकृति का ही होता था और इसमें गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया गया था। हालांकि यह विद्रोह प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार का विरोधी नहीं था। जो स्थानीय शोषक तत्व थे, जैसे कि जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, सूदखोर आदि के खिलाफ था। परंतु जब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारियों ने इन शोषणकारी तत्वों का ही सहारा दिया, जनजातियों को सहयोग नहीं दिया, तो ये आंदोलन जमींदारी विरोधी होने के साथ साथ ब्रिटिश विरोधी भी बन गया। इसने हिंसक रुख अख्तियार किया और तोड़फोड़ मचाई। दुकान, बाजार, थानों आदि में आगजनी की। जो भी शोषणकारी तत्वों के कोई भी स्थल थे, महाजनों, जमींदारों आदि शोषणकारी तत्वों पर भी हमला किया गया, हिंसक हमले किए गए। भागलपुर और राजमहल के बीच में संचार सेवा भी बाधित कर दी गई। इस तरह की हिंसक घटनाक्रम घटने लगे। इसका उद्देश्य था संथाल क्षेत्र से दीकुओं को भगाना। दीकू मतलब जो बाहरी लोग थे, जमींदार, महाजन, सूदखोर, ब्रिटिश आदि। संथाल क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी इसका उद्देश्य था और आबुआ राज्य, न्याय व धर्म का आदर्श राज्य से कहते थे, उसकी स्थापना करना। इन्होंने नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार। उन्होंने कहा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया और यही इस विद्रोह का सबसे बड़ा महत्व है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये विद्रोह काफ़ी हिंसक प्रकृति का था, काफ़ी व्यापक स्तर पे होने लगा। तो इसकी प्रकृति को देखते हुए
और इसकी व्यापकता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, और मेजर बारो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई जिसे संथालों ने पराजित कर दिया। पुनः कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व वाली और बड़ी सेना भेजी गई और अंततः इस विद्रोह का दमन हो गया। लगभग 15,000 संथाल मारे गए और हजारों की संख्या में संथाल गिरफ्तार हो गए, जिसमें सिद्धू कानू, चांद और भैरव भी थे। उन्हें बाद में फांसी दे दी गई। 1856 तक यह विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं ये विद्रोह तो समाप्त हो गया, ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। तो हम देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव रहे, इसके असफलता के क्या कारण रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके असफलता का कारण क्या था। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो थे उनके पास आधुनिक हथियार थे, उसकी तुलना में संथाल परंपरागत हथियार, तीर कमान से ही, भाले आदि से ही लड़ाई करते थे, जो कि ब्रिटिश के आधुनिक हथियारों के समक्ष नहीं टिक सकते थे ज़्यादा समय तक। संथालों का जो आंदोलन था उसका स्वरूप काफ़ी क्षेत्रीय था। अन्य आंदोलनों के साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं था जिससे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप दिया जा सके। तो क्षेत्रीय स्वरूप होने की वजह से इसका दमन आसानी से हो गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की जो डाक तार संचार प्रणाली थी, इससे उन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक सूचनाओं को आदान प्रदान में आसानी रही, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था संथालों के पास उपलब्ध नहीं थी। तो ये रहे इसकी असफलता के कारण। अब हम देखते हैं कि ये आंदोलन असफल तो रहा अपने उद्देश्य में, ये अवध राज्य की स्थापना नहीं कर सका, लेकिन क्या यह पूर्णतः असफल रहा या इसके कुछ प्रभाव भी पड़े। तो इसके जो प्रभाव पड़े ये काफ़ी दीर्घकालिक थे, दूरगामी थे। देखते हैं इसके विभिन्न प्रभावों के बारे में। पहला है प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव हम देखेंगे कि भागलपुर एवं वीरभूमि के क्षेत्रों को मिलाकर एक संथाल परगना का निर्माण किया गया, जो कि नॉन रेगुलेशन एरिया था। वहाँ पे ब्रिटिश कानून नहीं चलने वाले थे। वैधानिक स्तर पर हम देखें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 में लागू किया गया और इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान को मान्यता प्रदान की गई। जो पढ़ा पंचायत माझी प्रणाली थी उसको पुनः लागू किया गया। पुलिस एक्ट लागू किया गया। 1856 में परिवर्तन किया गया और ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार जो कि पहले प्राप्त थे वो दे दिए गए। सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो परंपरागत माझी तथा पढ़ा प्रणाली को पुनः बहाल किया गया और मिशनरियों द्वारा संथाल क्षेत्र में जो धर्म परिवर्तन का अभियान प्रारंभ किया गया था उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार है मधुकर, उन्होंने कहा था कि संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह था। अन्य महत्व की अगर हम बात करें तो उद्देश्य के संदर्भ में संथाल विद्रोह ऐसा पहला विद्रोह था जिसने संथाल क्षेत्र में स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य बना था। नेतृत्व की अगर हम बात करें तो नेतृत्वकर्ताओं द्वारा आंदोलन को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जैसे आपसी सहयोग, जन भागीदारी, व्यापकता में वृद्धि हुई। आंदोलन व्यापक स्तर पर विस्तृत हो सका। परिणाम की अगर हम बात करें तो यह आंदोलन पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से सफल माना जा सकता है, क्योंकि स्वराज का लक्ष्य हासिल नहीं होने के बावजूद संथाल क्षेत्रों में कुछ हद तक स्वायत्तता का लक्ष्य हासिल किया जा सका। यह विद्रोह अन्य विद्रोहों से भिन्न कैसे था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये संगठित आंदोलन था, अच्छे नेतृत्व गुणों वाला संगठित आंदोलन, जिसे सीमित समय में व्यापक जनभागीदारी तथा इसका विस्तार हो सका। अन्य समकालीन स्वतः स्फूर्त आंदोलनों की अपेक्षा यह अधिक सुव्यवस्थित और संगठित था। हथियारों तथा रणनीति का प्रयोग भी किया गया था इसमें। जहाँ पे अंग्रेजों ने आधुनिक हथियार का प्रयोग किया था, उसके विरुद्ध संथालों ने परंपरागत हथियारों से ही तथा छापामार पद्धति से अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी, उन्हें काफ़ी बराबरी के स्तर पर टक्कर दिया। ब्रिटिश शक्ति पर एक बहुत ही बड़ा प्रहार किया गया था। यह इतना तीव्र था, इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को इसके दमन के लिए मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि ये कितना व्यापक रहा होगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास। संथाल जनजातियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया इसने। दमनकारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति हेतु बड़े युद्धों की शुरुआत हुई इस आंदोलन से।
प्रेरित होकर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिसने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जनभागीदारी बढ़ाने में मदद की। आदिवासी अस्मिता की को भी पहचान मिली इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि आधुनिक संताल पहचान को जन्म दिया। आदिवासी अस्मिता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी। सफल आंदोलन माना जा सकता है क्योंकि आंशिक सफलता प्राप्त हुई तथा संथाल परगना के रूप में स्वायत्त जिला का निर्माण किया गया। कंक्लूजन की अगर बात करें तो हालांकि स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका, परंतु न सिर्फ भविष्य के जनजातीय आंदोलनों बल्कि भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों में भी इसके विभिन्न तत्वों का समावेश देखा जा सकता है। इसने बड़े स्तर पर उन्हें प्रभावित किया और समाज के जो शोषित और निम्न वर्ग थे उन्हें संगठित होकर शोषण के विरुद्ध सशक्त आवाज़ उठाने को प्रेरित किया, और यह इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व है। तो हम देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। इसके सभी पक्षों को हमने कवर कर लिया है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।